हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है चुनाव या निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्रीय व्यवस्था में निर्वाचन अति आवश्यक है। बिना निर्वाचन के ना जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो पाएगा, और जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्रीय जो शासन प्रक्रिया है वो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए किसी भी देश में वहाँ पे चुनाव का होना अति आवश्यक है। तो चुनाव इस रूप में हो तो जनता को किसी भी रूप में ना भय हो, ना अशांति का वातावरण हो। जनता जो भी अपने प्रतिनिधि को चुने बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, तभी वहाँ पे लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सफल होगी। तो ऐसे स्थिति में चुनाव को कराने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष चुनाव किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में जनता के ऊपर कोई दबाव ना हो, जनता बिना डर के, बिना भय के चुनाव में भाग ले सके, इन सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था में हमारे देश में भी चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो इसी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि चुनाव आयोग जो है बहुत ही आवश्यक है। बिना चुनाव आयोग के निष्पक्ष व किसी भी रूप में भय रहित चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल या जो भी लोग हैं, जो भी प्रत्याशी है, वो किसी न किसी रूप में जनता के ऊपर दबाव डालेगा, डराएगा, धमकाएगा। तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था तभी सफल होगी जब निष्पक्ष चुनाव हो, जनता के बीच किसी भी प्रकार का भय न हो। इसीलिए जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। सन 1989 तक चुनाव आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे 1989 तक चुनाव आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त क्या होता था? केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। इसको ध्यान देंगे, यानी 1989 तक जो है देश में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, किंतु 1989 में कुछ परिवर्तन हुआ। चुनाव से पूर्व जो है अन्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई। यानी 1989 में चुनाव से पूर्व क्या किया गया? दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो पहले से था, लेकिन 1989 में क्या परिवर्तन किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दो अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति कर दी गई। एक सदस्यीय जो पहले स्थितियां थी कि पहले एक सदस्य था, लेकिन अब जो है दो अन्य सदस्य भी इसमें आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, जिससे यह क्या हो गया? बहुसदस्यीय आयोग बन गया। पहले क्या था? एक सदस्य था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन यहाँ पे 1989 में चुनाव से पूर्व क्या बदलाव ला दिया गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा दो अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया? यह चुनाव आयोग जो है कैसा हो गया? बहुसदस्यीय आयोग बन गया। एक सदस्य थे, जब 3 लोग हो गए तो ये बहुसदस्यीय बन गया। परंतु चुनाव के बाद इसे पुनः एक सदस्यीय बना दिया गया। जैसे चुनाव समाप्त हो गया, इसे फिर क्या कर दिया गया? फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया। तो पहले जैसे एक सदस्य था वैसे पूर्ववत ये फिर से वैसे बन गया जैसे पहले से था। जैसे पहले एक सदस्य था जो है, लेकिन 1989 में चुनाव से पूर्व क्या किया गया? दो सदस्य और सम्मिलित कर दिए गए। फिर चुनाव आयोग क्या बन गया? बहुसदस्यीय। लेकिन चुनाव के पश्चात ही इसे जो है क्या परिवर्तन लाया गया? फिर से एक सदस्य कर दिया गया। डियर स्टूडेंट फिर से ध्यान देंगे आप। फिर 1993 में जो है फिर से परिवर्तन किया गया, और एक बार फिर से बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। यानी इसमें जो है एक सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य इसमें सम्मिलित हो गए। इस तरह से 3 सदस्य हो गया, तो जिसका नाम हो गया बहुसदस्यीय आयोग। यानी 1993 में इसे फिर से क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय आयोग। तब से आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तब से ये क्या बना हुआ है? बहुसदस्यीय आयोग बना हुआ है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। अब चुनाव आयोग में
एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य दो अन्य चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। कार्यकाल इसका जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी जब नियुक्त किया जाएगा चुनाव आयुक्त तो उसका कार्यकाल कितने समय का होगा, 6 वर्ष का होगा। लेकिन उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब भी उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी उसका कार्यकाल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो जो समय पहले पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए, या फिर अगर उसके पहले उसका 65 वर्ष आ रहा है तो जो है उस स्थिति में उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक व्यवस्था दी गई है कि कार्यकाल होने के पूर्व ही उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु इसके लिए संसद के दोनों सदनों की क्या करनी होगी, विशेष बहुमत से पारित एक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को भेजना होगा। तो यहाँ पे भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रतिवेदन किसको भेजना होगा, राष्ट्रपति को। तो वो भी दोनों सदनों द्वारा, एक सदन को नहीं। हमारे देश में किसी भी व्यवस्था में एक सिस्टम दिया गया है कि कोई भी नियम को परिवर्तन करना हो, किसी को हटाना हो, तो दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई संस्था के खिलाफ गलत ना हो, कोई व्यवस्था के खिलाफ गलत ना हो, दोनों सदनों में जब पारित होगा तभी उस व्यक्ति को या उस आयोग को समाप्त किया जा सकता है, या परिवर्तन किया जा सकता है, या उसके सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो इस तरह की एक व्यवस्था दी गई है जिससे कोई आसानी से या तानाशाही व्यवस्था के रूप में कोई जब चाहे तब कदम न उठा ले कोई सरकार, इसलिए ऐसी व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पे भी वही चीज दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक स्थिति, क्या स्थिति है, कंडीशन अप्लाई है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित एक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को क्या करना होगा, भेजना होगा। चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में आवश्यक है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में इसको आत्मा क्यों माना गया है? अगर चुनाव आयोग नहीं होगा तो लोकतंत्रीय व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता को डरा के, धमका के, लालच देके, साम दाम दंड भेद, हर कूटनीति, हर रणनीति चाल चलेंगे और इसके जो है माध्यम से वो चुनाव जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या करता है, लोकतंत्र की आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पे, किसी भी प्रकार की गलत स्थिति होने पे उसमें तुरंत परिवर्तन करता है, तुरंत एक्शन लेता है। इसलिए चुनाव आयोग बहुत ही सादगी संजीदगी से, बहुत ही जो है अनुशासन तरीके से शांति व्यवस्था बना करके सभी जो है कार्यों को क्रियान्वित करके शांतिपूर्वक तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। तो इस तरह से इस आत्मा के रूप में माना गया है। बिना चुनाव आयोग के ये संभव नहीं था कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव निष्पक्ष रूप से हो जाता, क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं। अगर जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे तो लालच देंगे, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद भी इतने कड़ाई के बाद भी जो है चुनाव आयोग के कड़ाई के बाद भी देखिए जनप्रतिनिधि किस तरह से लालच लोगों को देते हैं। कभी जात के आधार पर वोट मांगते हैं, कभी धर्म के नाम पर मांगते हैं। जो संविधान में छूट प्रदान की गई है, चाहे मौलिक अधिकार के रूप में, चाहे स्वतंत्रता के रूप में, किसी न किसी रूप में कि हम अभिव्यक्ति देंगे तो अभिव्यक्ति में कभी जातिवाद का भाषण देंगे, कभी किसी चीज़ का भाषण देंगे, लालच देंगे जनता को, किसी न किसी रूप में उसका दुरुपयोग करते हैं जो अधिकार प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाम लगाने में सफल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या स्थिति बन के आई है कि चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बिना निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव आयोग के जो है कुछ कार्य होते हैं, जैसे मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता चुनाव आयोग क्या करता है? मतदाता सूची तैयार करता है। तभी उसके पश्चात जो मतदान के समय मतदाता सूची होगी, इस सूची में जिसका नाम होगा वही जो है वोट कर सकता है। तो उसके पहले लिस्ट बनती है, पूरा गणना होती है कितने लोग इसके योग्य हैं और उसी के अनुरूप जो है उनका उसमें नाम सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे मतदाता सूची तैयार करना किसका कार्य? चुनाव आयोग का। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना कि चुनाव
परिसीमन का मतलब है कि कौन सा चुनाव क्षेत्र का परिधि कितना, उसका क्षेत्र कितना है, उसकी सीमाओं का आवंटन करना। किसकी सीमा यहाँ तक है या दूसरे चुनाव क्षेत्र की सीमा यहाँ तक है। बिना सीमा के क्या होगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि में चुनाव क्षेत्र में प्रचार करेगा, निश्चित नहीं होगा, जनता को क्लियर नहीं होगा हमको किधर वोट करना है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या करता है, उस क्षेत्र की सीमा को निर्धारित कर देता है। आगे है इसी क्रम में राजनीतिक दलों को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दल जो है उन्हें क्या देता है, मान्यता प्रदान करता है कि आप राष्ट्रीय लेवल के हो या फिर क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है। चुनाव जो है चिन्ह प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग जो है प्रतिनिधियों को क्या प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह कि किसका क्या चुनाव चिन्ह होगा। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू करता है, जिसमें जितने भी प्रतिनिधि हैं उस आचार संहिता के नियमों का पालन करेंगे। किसी को डरा करके, किसी को लालच दे करके किसी भी रूप में कार्य नहीं करेंगे, दूसरे के क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। जहाँ पे चुनाव क्षेत्र है वहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं फैलाएंगे, नियमों का पालन करेंगे। इस रूप में ये सभी नियम जो बनाए गए हैं आचार संहिता के अंतर्गत उसको सभी को फॉलो करना होता है, पालन करना होता है। इसी क्रम में चुनाव की तिथि निर्धारित किया करता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव की तिथि घोषणा करता है। इसी क्रम में चुनाव तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है, कहीं पे गड़बड़ी न होने पाए, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई जो सिस्टम बनाया गया है, चुनाव के कर्मचारी चाहे जो भी हो सही तरीके से कार्य करें, निष्पक्ष तरीके से कार्य हो, ना लालच में ना दबाव में, किसी भी रूप में कोई गलत तरीके से कार्य न करे। इसी क्रम में चुनाव अयोग्यता पर सलाह देना। कभी कभी कोई प्रतिनिधि अयोग्य है तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है और उसके आधार पर उसकी योग्यता और अयोग्यता निर्धारित होती है। डिसीजन लिया जाता है जो प्रतिनिधि है ये योग्य है या अयोग्य है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को सलाह दे करके वो इस तरह से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। इसी क्रम में चुनाव योग्यता की सलाह के पश्चात जो है परिणाम की घोषणा करवाना, किसी भी रूप में निष्पक्ष रूप में गलत वोटिंग ना होने पाए, गिनती गलत ना होने पाए, कहीं पे भी कोई अशांति ना फैलने पाए गिनती के समय। तो चुनाव से लेकर के चुनाव के लास्ट तक पूरा उसकी जिम्मेदारी है, उसके उत्तरदायित्व हैं, जिनका चुनाव आयोग ने अच्छे से संजीदगी से अपने उत्तरदायित्वों अपने कार्यों को संपादित करता है। इस तरह से चुनाव आयोग के ये सभी कार्य थे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया चुनाव आयोग किस तरह से क्या सदस्य है, क्या इसकी व्यवस्था है, क्या इसके कार्य हैं, किस रूप में कैसे कार्य करता है, इस रूप में आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे।